नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, 7 मई से लेकर 10 मई तक भारत में युद्ध जैसी स्थिति रही। इस बीच भारत ने तो बता दिया कि हमने पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया है। 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया है। कई एयरवेज एयर स्टेशन को तबाह किया है। लेकिन भारत ने यह नहीं बताया कि उसका कितना नुकसान हुआ है। कोई भी सरकार होती, भले ही राहुल गांधी की सरकार होती, वह भी नहीं बताती। अपनी सेना और अपने देश की बुराई हम नहीं कह रहे हैं, वास्तविक स्थिति बताना तो जरूरी बनता है, लेकिन नहीं बताया जाता है। अब जाकर के खुलासा हो रहा है कि पाकिस्तान में भारत से ज़्यादा जश्न क्यों मनाया जा रहा है। जी हाँ, पाकिस्तान में लड्डू बांटे जा रहे हैं और जश्न का माहौल है। 8 मई से ही पाकिस्तान का दावा है कि उसने भारत के 5 से अधिक लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। उसमें राफेल है, उसमें सुखोई है और कई अन्य विमान, लड़ाकू विमान। पाकिस्तान तो कह रहा है कि 5 से अधिक, लेकिन जो अधिकृत स्रोतों से जानकारी मिल रही है, अधिकृत स्रोत आप किसे मानेंगे? भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई कद्दावर नेता कहे कि 5 विमान मारे गए हैं, तो क्या आप इसे अधिकृत स्रोत नहीं कहेंगे? जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी से हो सकता है कि 1-2 साल छोटे हों। बाकी आज की पीढ़ी जो पॉलिटिक्स में है, उनमें सबसे ज़्यादा बुजुर्ग, अनुभवी, कई बार मंत्री सांसद रह चुके सुब्रमण्यम स्वामी ने खुलासा किया है कि भारत की बड़ी क्षति हुई है। पाकिस्तान से अधिक विमान, अधिक ड्रोन, अधिक मिसाइलें हमने खोए हैं। पाकिस्तान चीन की सहायता लेकर के जिस तरह से भारत के लड़ाकू विमानों पर अटैक किया, उसमें उसे कामयाबी मिली। इसे दबी जुबान सेना ने भी स्वीकार कर लिया। हालांकि सेना को सब कुछ पता था। राहुल गांधी ने सेना से सवाल किया कि हमारे कितने विमान नष्ट हुए हैं, तो सेना ने सीधे जवाब देने के बजाय कहा कि हमारे सभी पायलट, लड़ाकू पायलट लौट करके वापस आ गए हैं। लेकिन कितने विमान पाकिस्तान ने गिराए हैं, कितनी मिसाइलें गिराई हैं, कितने ड्रोन गिराए हैं, इसकी कोई जानकारी सेना ने राहुल गांधी को या देश को नहीं दिया। अब जब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि काफ़ी विवादास्पद बयान देने के आदी हो चुके हैं, वह दावा कर रहे हैं और अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा? सुब्रमण्यम स्वामी के बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता, गोदी मीडिया का कोई पत्रकार, आईटी सेल का कोई नुमाइंदा
सुब्रमण्यम स्वामी से सवाल नहीं किया कि आपको कहाँ से जानकारी मिली कि हमारे 5 लड़ाकू विमान मारे गए, गिराए गए। साथियों, भारत की मीडिया तो बताएगी नहीं, भारत की सेना ने भी नहीं बताया, लेकिन जो विदेश की मीडिया है उसने पहले ही बता दिया था। CNN हुआ, BBC हुआ, और भी बहुत से मीडिया हाउस हैं विदेशों के, कि भारत की क्षति हुई है। कोई भी युद्ध होता है तो जो देश जीतता है उसकी भी क्षति होती है, और जो हारता है उसकी क्षति ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ तो न किसी की हार हुई है, न किसी की जीत हुई है। लड़ाई शुरू हुई और अमेरिका ने दबाव डाल करके, चौधराहट करके बंद करा दिया। अमेरिका ने कहा दोनों देशों से कि अगर लड़ाई नहीं बंद करोगे तो हम तुम्हारे देश से व्यापार करना बंद कर देंगे। बस इतनी सी बात पर पाकिस्तान की भी हेकड़ी निकल गई और हमारे विश्व गुरु नरेंद्र मोदी की भी हेकड़ी निकल गई और सरेंडर हो गए ट्रंप के सामने। 2 के दोनों सीज फायर हो गया, युद्ध विराम हो गया। सवाल उठता है कि यूक्रेन और रूस का युद्ध अरसे से हो रहा है, अभी भी चल रहा है। अमेरिका क्यों नहीं चौधराहट करके वहाँ का युद्ध रुकवाता? अमेरिका की इतनी औकात नहीं है। हम तीसरी दुनिया के लोग हैं। तीसरी दुनिया के लोग उन्हें कहा जाता है जो विकसित होते हैं, गरीब होते हैं। गरीब मुल्कों में भारत आज भी है, भले ही 4वीं 5वीं इकोनॉमी हो गया हो। तो तीसरी दुनिया के देशों को धौंस दिखा करके लड़ाई लगवाना और लड़ाई बंद कराना, दोनों काम महाशक्तियां करती हैं। एक महाशक्ति अमेरिका, जो कि लड़ाई रुकवाने के लिए दोनों पक्षों को धमकाया और कहा कि हमें ऐसा लग रहा है, ट्रंप ने कहा कि यह लड़ाई परमाणु युद्ध में बदल जाएगी, और अगर परमाणु युद्ध होता है तो न सिर्फ भारत पाकिस्तान का नुकसान होगा, वह नुकसान दुनिया का माना जाएगा और सदियों तक पैदा होने वाली पीढ़ियां उसका दंश झेलेंगी। तो अमेरिका विश्व समुदाय की वाहवाही लेने के लिए जो कुछ कह रहा है, अपने कोर्ट में है, उसने हलफनामा दायर करके कहा है कि हमने परमाणु खतरे के विध्वंस को टलवाया है, वाहवाही लूट रहा। और हमारे देश और पाकिस्तान के देश के नेताओं ने ट्रंप की चौधराहट कबूल करके जिस तरह से युद्ध बंदी किया, सीज फायर किया, उससे पाकिस्तान के हुक्मरान भी पाकिस्तान की जनता के सवालों के घेरे में हैं और नरेंद्र मोदी तो घेरे में हैं ही। हम आपको बता दें कि पिछले 11 सालों में जितना कमज़ोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज के दिन साबित हुए हैं, आज का दिन का मतलब 7 मई से लेकर अब तक, या पहलगाम हत्याकांड से लेकर 22 अप्रैल से लेकर अब तक, जितना कमज़ोर असहाय नरेंद्र मोदी साबित हुए हैं और विश्व बिरादरी में जितना थू-थू नरेंद्र मोदी पर हुई है, उतना पिछले 11 सालों में नहीं हुई है मोदी राज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा कि हम पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत अटैक करेंगे, सिंदूर का बदला चुकाएंगे, तो पूरी दुनिया हमारे पीछे खड़ी हो जाएगी और हमारी वाहवाही करेगी, हमारा साथ देगी।
लेकिन नहीं, कतई नहीं, ऐसा नहीं हुआ। दुनिया के एक दो छोटे देश जरूर साथ आए भारत के, लेकिन हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, यह भी हमारे साथ नहीं खड़े हुए। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के साथ नहीं खड़े हुए। और पाकिस्तान के साथ खड़े होने वालों की एक लंबी फहरिस्त हो गई देशों की, टर्की से लेकर रूस, और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका, और प्रत्यक्ष रूप से सब दूसरे नंबर की महाशक्ति चीन पाकिस्तान के साथ है। और उसी की सहायता से पाकिस्तान ने हमारे 5 फाइटर विमानों को मार गिराया। पाकिस्तान की औकात नहीं है कि वह भारत से बराबरी कर सके, सैन्य मामलों में ही नहीं, किसी भी मामले में, आर्थिक मामलों में, सैन्य मामलों में, व्यापारिक मामलों में, किसी भी मामले में पाकिस्तान हमसे बहुत छोटा है। 1947 के पहले तो हमारा हिस्सा था, हमारा छोटा भाई था। आज भी कहा जाता है, बहुत लोग कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा छोटा भाई है। लेकिन छोटे भाई और बड़े भाई के बीच जो खेला चल रहा है अरसे से, और अब तक 5 युद्ध हो चुके हैं, और 5 युद्ध भारत के पक्ष में रहे हैं। पाकिस्तान को तोड़ करके अलग किया इंदिरा गांधी ने। नरेंद्र मोदी भी चाहते थे कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान को अलग कर दें, लेकिन नरेंद्र मोदी के बूते की बात नहीं थी। दादागिरी करने ट्रंप आ गया और युद्ध विराम हो गया। आज देश सवाल पूछ रहा है। पहला सवाल, आप बड़े बड़े दावे करते हो कि मैंने 100 से अधिक आतंकियों को मारा, हमने 9 से अधिक आतंकियों ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, लेकिन कितने, सिर्फ 4 थे आतंकी जिन्होंने हमारी सीमा में पहलगाम में घुस करके हमारे देश के 28 लोगों की हत्या की थी। उसमें कई नवविवाहित जोड़े भी थे, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंदूर की हत्या कह करके उस सिंदूर को वोट बैंक में तब्दील करने की पूरी कवायद कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस देश की सेना को जवाब देना चाहिए कि पहलगाम के हत्यारों को, आतंकियों को अब तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया, कहां चले गए, जमीन खा गई या आसमान निगल गया। कितने ड्रोन लगे हुए हैं, कितने सीसीटीवी फुल रेंज के लगे हुए हैं सीमा पर, और उनकी धरपकड़ अभी तक नहीं हो सकी। क्यों नहीं हो सकी? प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय तो ले रहे हैं वोट बैंक बढ़ाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए। बिहार चुनाव नज़दीक है, उसे जीतने के लिए। बंगाल चुनाव भी अगले साल है, तमिलनाडु का भी है, यूपी का भी है। मध्यावधि चुनाव हो जाए तो वह भी सिर पर है। संकेत मिल रहे हैं, नीतीश नाराज चल रहे हैं, नायडू को नाराज होने की बाकी है। तो इन तमाम चुनावों को वोट बैंक में भुनाने के लिए नरेंद्र मोदी ने घर घर सिंदूर पहुंचाने की जुर्रत की थी, बयान दिया था कि 9 जून, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2024 को शपथ ग्रहण किया था तीसरी बार, उस दिन से 1 महीने तक यानी 9 जुलाई तक देश की हर महिलाओं को, शादीशुदा महिलाओं को, गैर शादीशुदा महिलाओं को, लड़कियों को, बच्चियों को, सबको सिंदूर पहुंचाया जाएगा। लेकिन जिस तरह से विपक्ष ने हमला किया,
जिस तरह से ममता बनर्जी ने कहा कि मोदी जी सबसे पहले तो अपनी पत्नी को सिंदूर भेजो, जो कि दशकों से विधवा जैसी स्थिति में है, शादी होने के बावजूद भी शादी का सुख उसे नहीं मिला, कम से कम आज तो सिंदूर उसे भेज दीजिए और सम्मान के साथ प्रधानमंत्री निवास में लाइए। पत्नी है वो। इस देश की महिलाओं को सिंदूर भेजने का काम उनके पतियों का है। उनके पति उन्हें पहली बार मांग में सिंदूर भरते हैं और सिंदूर खरीदने, सिंदूर का बंदोबस्त करने की जिम्मेदारी पति और पति के परिवार की होती है। तो क्या आप हर महिलाओं का पति बनना चाहते हैं? ममता बनर्जी ने जिस तरह से लताड़ा, नरेंद्र मोदी की हेकड़ी निकल गई, बीजेपी बैक फुट पर आ गई, रातों रात घोषणा कर दिया गया ऑपरेशन सिंदूर के तहत अब आप सिंदूर घर घर नहीं भेजा जाएगा 9 जून से। और जो अखबार, जो न्यूज़ चैनल समाचार छापे या दिखाए थे, उन्हें फेक करार कर दिया गया कि ये गलत है, ये फर्जी समाचार है। इस देश के हर नागरिक को पता है कि फर्जी समाचार, फेक खबर कौन चलाता है। गोदी मीडिया चलाता है, आईटी सेल चलाता है, उससे ज़्यादा फर्जी खबरें और कौन चला सकता है। और जो फर्जी नहीं होता उसे फर्जी कौन करार देता है, यह भी यह देश जानता है। तो प्रधानमंत्री जी 22 अप्रैल से लेकर अब तक जमुना और गंगा में, सिंधु में बहुत पानी बह चुका है। अभी तक आतंकियों की खोज पड़ताल नहीं हो सकी, उन्हें मौत के घाट नहीं उतारा गया, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। तो कब किया जाएगा? या औकात ही नहीं है आपकी पुलिस की, आपकी सेना की, कि वह गिरफ्तार करे। दूसरा सवाल यह है, और वह सबसे बड़ा सवाल है, कि हर एक आपदा में, हर एक विपदा में अवसर की तलाश क्यों करते हो? इस देश के निहत्थे मासूम मारे गए लोगों की लाश पर राजनीति क्यों खेलते हो नरेंद्र मोदी जी? मौत को वोट में क्यों तब्दील करना चाहते हो नरेंद्र मोदी जी? और यह आज की बात नहीं है। 2019 में आपने पुलवामा हत्याकांड में हमारे सैनिक मारे गए थे, 40 सैनिक, उसका फायदा आपने उठाया था और 2019 का चुनाव जीता था। उसी तरह का फायदा उठाने के लिए फिर आप जो प्रपंच रच रहे हैं, घर घर सिंदूर भेजने का प्रोग्राम बना रहे थे, उसे तो कैंसिल कर देना पड़ा, क्योंकि विपक्ष ने इस ढंग से घेरा और इस देश की महिलाओं ने आवाज़ लगाई कि हमें सिंदूर नहीं चाहिए नरेंद्र मोदी के हाथों से। और यह आवाज़ दूर दूर से आने लगी कि अपनी पत्नी यशोदा को सिंदूर भेजिए, हमें सिंदूर भेजने का कोई अधिकार नहीं है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी बैकफुट पर आए और सिंदूर भेजने का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। पहलगाम हत्याकांड पर एक बड़ा खुलासा कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया था। वह खुलासा था कि खुफिया तंत्र हमारा फेल नहीं था। खुफिया तंत्र ने नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को समय पर सूचना दे दिया था कि पहलगाम में आतंकवाद की घटना अंजाम दे सकते हैं कभी भी। इसकी जानकारी होने के बावजूद गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं पुख्ता बंदोबस्त किया, सेना का इंतजाम या पुलिस का इंतजाम पहलगाम में क्यों नहीं किया?
पता होने के बावजूद अगर नहीं किया गया तो यह माना जाएगा कि पहलगाम में जिन 28 लोगों की मौत हुई है उसका श्रेय नरेंद्र मोदी और शाह को भी जाना चाहिए। उनकी हत्या के लिए यह भी जिम्मेदार माने जाएं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़े अखबार, अंग्रेजी के अखबार को लहराते हुए, उसके में छपी खबर को दिखाते हुए नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा कर दिया था। उसके बाद मीडिया ने इसे छिपा लिया कि नरेंद्र मोदी की और शाह की बहुत तौहीन होगी। हमारे माई बाप नरेंद्र मोदी, अमित शाह की तौहीन होगी तो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। तो इस तरह से इसे दबा दिया गया, इस खबर को ही दबा दिया गया। आज देश पूछ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी, जिस तरह की आतंकी घटना हुई और आपको उसके पहले से जानकारी थी, आपको पुख्ता इंतजाम करना चाहिए था। अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री जी, सिंदूर बांटो अभियान, आप अपने दिल पर हाथ रख करके सोचिए कि क्या चुनाव जीतने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। मौतों के आधार पर लोगों से वोट मांग सकते हैं, लेकिन आप मांग रहे हैं। बिहार 2 बार जा चुके, बिहार में चुनाव है इसलिए बिहार में 2 बार जा चुके, रैली किए। आज भी सासाराम में उनकी रैली थी और सासाराम के लोगों को कह रहे हैं, याद कीजिए राम का युग, रघुकुल रीति सदा चल आई, प्राण जाय पर बचन न जाई। हमने जो वादा किया था कि आतंकियों को, जिन्होंने हमारे निर्दोष लोगों को मारा है, उनको मिट्टी में मिला दूंगा, हमने उस प्रतिज्ञा को निभाया। अपने को गुरुकुल, रघुकुल से, राम के कुल से जोड़ रहे हैं। और नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हमने आतंकियों को नेस्तनाबूद कर दिया। फिर सवाल वही कि नरेंद्र मोदी जी, जिन आतंकियों ने मारा उन्हें तो आप पकड़ भी नहीं पाए, और अगर दूसरे आतंकियों को आपने नेस्तनाबूद कर दिया तो इसमें वाहवाही लेने की क्या बात है। वाहवाही तो आपको तब मिलेगी जब आप उन आतंकियों को गिरफ्तार करके सजा दीजिएगा, इनकाउंटर कीजिएगा, जेल भेजिएगा, स्वर्ग भेजिएगा, तब आप वाहवाही के लिए हकदार हैं। इस तरह से आप इस देश की जनता को गुमराह नहीं कर सकते हैं। और जिस तरह से इस देश की महिलाओं ने सिंदूर लेने से इनकार करके आपको बैकफुट पर ला दिया है, यह आपकी एक नैतिक हार है। और अगर आपके अंदर थोड़ी सी शर्म बची होगी तो पहलगाम के हत्याकांड को वोट बैंक के रूप में भुनाने के लिए आप कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन आप मानने वाले नहीं हैं, आप आरएसएस से आए हैं, सबको पता है। और आरएसएस खुद एक आतंकी संगठन है, और जो आतंकी संगठन है उसकी मानसिकता आतंक जैसी होती है। आप खुद कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री हम बाद में हैं, आरएसएस के स्वयंसेवक प्रचारक पहले हैं। तो वही आतंकी मानसिकता आपकी है जो आरएसएस के लोगों की है। तो एक आतंकी दूसरे आतंकी को कैसे गिरफ्तार कर सकता है? नहीं करोगे। पीओके छीनने के लिए अब तक हजारों बार कस्में खाई गई। 1994 में संसद में पारित किया गया। एक स्वर से विपक्ष पक्ष, सत्ता पक्ष, हर कोई चाहता है कि पाक अधिकृत कश्मीर का क्षेत्र भारत में विलय किया जाए। और पीओके के लोग भी चाहते हैं कि हम भारत में शामिल होना चाहते हैं।
पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं, भारतवर्ष जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं पीओके में आए दिन, लेकिन पीओके को अभी तक क्यों नहीं छीना गया? और जब इस समय युद्ध शुरू हो गया था, तवा गरम हो गया था, तो तवा गरम हो गया था, हथौड़ा मारना चाहिए आप, मास्टर स्ट्रोक, और पीओके छीनना चाहिए था। लेकिन आप तो अमेरिका की बंदर घुड़की में आ गए कि वह व्यापार बंद कर देगा, व्यापार बंद कर देगा तो भूखे मर जाओगे। प्रधानमंत्री जी, आपका सरेंडर देश का सरेंडर नहीं है। यह देश आपको प्रधानमंत्री बनाना जानता है तो आपको प्रधानमंत्री पद से उतार फेंकना भी जानता है। जिस तरह से आपने देश को धोखा दिया है अनेक अवसरों पर, और जिस तरह से आप आपदा में अवसर की तलाश या मौतों के बीच ओट की तलाश आप करते हैं, आपके इस चाल चरित्र चेहरे को यह देश, इस देश के 98 करोड़ मतदाता अच्छी तरह से समझ गए हैं। वोट पर चोट तो करना ही होगा नरेंद्र मोदी को होश में लाने के लिए। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।